नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इन वन जीएस मॉक टेस्ट सीरीज में। ये छठा टेस्ट आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, करंट अफेयर्स आजकल की हर परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक भाग है और जिसकी करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छी होती है वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्ज़ाम की टीम ने करंट अफेयर्स की कंप्लीट मैगज़ीन जो 7 महीनों के करंट अफेयर्स पर आधारित है, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें उपलब्ध कराया गया है। ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में रिलीज़ कर दी गई है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस प्री, लोअर पीसीएस मेंस, यूपी एसआई या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ई मैगज़ीन के माध्यम से आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स का हर सेगमेंट कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारा डेमो का सैंपल पीडीएफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। साथ में ही इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल के रूप में तो आप इस लिंक पर क्लिक करके सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो 9506742546 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस ई बुक मैगजीन पीडीएफ में इस तरह से पूरे सेगमेंट को 12 मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है। पूरा इकोनॉमिक करंट अफेयर, सारे सूचकांक और रिपोर्ट्स जिसमें सारी रैंकिंग्स के बारे में, उसके अलावा महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान जो है जनवरी से जुलाई तक का है, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अलावा जितनी भी चर्चित और बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं उनके लेखक के बारे में, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये आजकल सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट बन गया है, प्रमुख सरकारी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम, विशेषकर उत्तर प्रदेश का भी इसमें शामिल है और यूपी का पूरा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी जो बहुत महत्वपूर्ण बन गई है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उसके बारे में जितने भी पोर्टल, ऐप और योजनाएं हैं, सारे मोबाइल ऐप, पोर्टल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो 97 नंबर से पेज से शुरू के 287 नंबर पेज तक है। इसमें पूरा करंट अफेयर्स मिक्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो आपके सामने ये खुली हुई है। इसी प्रकार हर सेगमेंट को काफ़ी डिटेल में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है कंटेंट को लिखा गया। जो भी चीज़ें स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, सभी का जो है इसमें एक बेहतरीन संकलन किया गया है और इससे अच्छा संकलन जो है आपको किसी भी अर्धवार्षिकांक में नहीं मिल पाएगा। यूपी करंट अफेयर्स यूपी के एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूपी जीके के साथ इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपी करंट अफेयर्स को भी जनवरी से लेके और जुलाई तक पूरा जो है जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का है सब कुछ यहाँ पर संकलित है। और लास्ट में मिक्स करंट अफेयर्स जिसकी मैंने बात की थी, ये डे बाय डे के आधार पर लिखा गया है और इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का कोई भी जो है ऐसा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। तो आपने सैंपल देख लिया, आप जो है स्वयं भी जो है इस सैंपल को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर्स की मैगजीन अपने आप में संपूर्ण है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। जितना भी महत्वपूर्ण मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 2 वक्तव्य दिए हैं, एक जो है अभिकथन के रूप में है और दूसरा कारण के रूप में है और इसमें हमको आपस में संबंध स्थापित करके देखना है कि ये सही है या गलत है, इनके स्पष्टीकरण के बारे में। तो पहला अभिकथन आपके सामने क्या है? शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। ये आपका अभिकथन है। इसके बारे में आपको देखना है कि ये सही है कि नहीं सही है। तो ये कथन कैसा है? बिल्कुल सही कथन है। कारण क्या दिया हुआ है? शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। तो कारण जो है एक फैक्ट के रूप में तो सही है, लेकिन जो है
ये जो है कथन की व्याख्या नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शुंग संभवतः उज्जैन प्रदेश के रहे होंगे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इस वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व कट्टर ब्राह्मणवादी मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। शुंग काल में विदिशा का सर्वाधिक महत्व राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से हो गया था, परंतु यह कथन का कारण नहीं है, यानी ये तर्क नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न। दक्षिण भारत के कुछ राजवंश दिए हुए हैं और उनके संस्थापकों के नाम सामने दिए हुए हैं। इन युग्मों में से कौन कौन से सही युग्म हैं, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो पहला युग्म क्या है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के आगे लिखा हुआ है दंतीदुर्ग, यानी राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। तो ये कथन तो बिल्कुल सही दिया हुआ। उसके बाद गढ़वाल राजवंश का वासुदेव, गलत दिया हुआ है। और पल्लव के मूलराज प्रथम, ये भी गलत दिया हुआ है। तो इस तरह से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल एक, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण राज्य थे, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियों के बारे में देख लेते हैं। चोल वंश की राजधानी या चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी और इसका संस्थापक थे विजयालय। कलचुरी की त्रिपुरी थी और कोक्कल इसके जो है संस्थापक थे। चालुक्य या वेंगी जिसको कहा जाता था, तो इसकी राजधानी वेंगी भी थी और इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। चालुक्य जो वातापी राजवंश था, उसकी राजधानी वातापी थी, जो वल्लभी भी कहलाती थी। और जय सिंह प्रथम जो है इसके संस्थापक थे। चंदेल राजवंश की राजधानी खजुराहो थी और नन्नुक द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद प्रतिहार और परमार, ये सब कई बार पूछे गए हैं। तो प्रतिहार जो है ये उज्जैन और कन्नौज इसकी दो राजधानियां थी, हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित। परमार राजवंश की जो है उज्जैन और धारा थी, उपेंद्र और कृष्णराज के द्वारा स्थापित। पाल इसकी राजधानी मुंगेर थी, गोपाल के द्वारा स्थापित था वंश ये। पल्लव वंश की जो है राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, और इसकी स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी। कल्याणी के चालुक्य राजवंश की राजधानी थी मान्यखेत और विजयादित्य के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। सेन वंश की राजधानी थी काशीपुर और लखनऊती, और सामंत शेर के द्वारा इसकी स्थापना की थी। इसी तरह से वाकाटक की जो है नंदीवर्धन और संस्थापना जो है विंध्यशक्ति के द्वारा। सोलंकी वंश की अहिलवाड़ मूलराज प्रथम के द्वारा स्थापना की गई थी। चौहान वंश की राजधानी थी अजमेर और वासुदेव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम किस विकल्प में दिया हुआ? इस तरह के प्रश्न जो है प्रायः कई तरह के प्रारूपों में बदल के आपसे पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब यूरोपीय शक्ति के आगमन चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद डेन और फ्रांसीसी, बीच में अंग्रेज भी आए थे, उनको भी देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, पुर्तगीज, डच, उसके बाद अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, इसलिए विकल्प के अनुसार तो डी ही सही था। इसको जो है कुछ लोग PDEDF फार्मूला बनाकर भी याद करते हैं। कई तरह के जो है फार्मूले चलते हैं, PDEDF इस तरह से भी जो है याद रखा जा सकता है, या आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी इसका तरीका बना सकते हैं। कंपनियों की स्थापना कब हुई थी? जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थीं और भारत में आई थीं, तो एस्तादो डा इंडिया ये एक पुर्तगीज़ कंपनी थी, 1498 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरिंग दे ओस्टे इंडसे कंपनी ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1602 में स्थापित हुई थी। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, जिसको हम लोग सिंपली जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1600 में हुई थी। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। लेकिन ये स्थापना के बारे में है, आगमन इस क्रम में नहीं है। आगमन का क्रम जो है जो पहले बताया गया वही है। अब ये भी पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहले जब वो आए तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कहाँ स्थापित की, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने कोचीन में वर्ष 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी।
1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तथा इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन पहली ब्रिटिश फैक्ट्री जो है इंडिया में 1613 में सूरत में स्थापित हुई थी। डेनिश या डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी तथा भारत में पहली डेनिश फैक्ट्री 1620 में तमिलनाडु के ट्रैंकुबार में स्थापित हुई थी, किंतु अधिक सफलता नहीं मिलने के कारण 1854 में अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्रियां बेचकर डेनिश भारत से चले गए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1664 में जो है इसकी स्थापना हुई थी सबसे बाद में, और 1668 में सूरत में इसने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे पहले क्या घटित हुआ था। 4 जो है घटनाएं हैं और ये सभी जो है आधुनिक भारतीय इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं। इसमें सबसे पहले जो है कौन सी घटना हुई थी ये हमको चिन्हित करना है। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, खेड़ा सत्याग्रह और चौरी चौरा कांड। तो स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि इनमें से जो है बंग भंग विरोधी आंदोलन, क्योंकि ये 1905 का है। इसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बाकी अभी हम सबका जो है एक एक करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर, तो 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, जिसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। तत्पश्चात बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ हुआ। फिर मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई और इसका उद्देश्य था मुसलमानों के हितों का संरक्षण करना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में हुआ था और चौरी चौरा कांड, जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था गांधी जी ने, ये 4 फरवरी 1922 को घटना हुई थी। इस तिथि को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों का एक जुलूस निकल रहा था, जिस पे गोली जलाने के कारण गुस्साई भीड़ ने थाने को घेर कर आग लगा दी और उसमें 23 सिपाहियों की दर्दनाक मौत हो गई। तभी से जो है चौरी चौरा कांड के नाम से इसको जानते हैं। तो जितनी भी घटनाएं आपके सामने थी इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, डेट इसकी देख लीजिए। बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। खेड़ा सत्याग्रह 1918 और चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संयुक्त परियोजनाओं पर विचार कीजिए। 4 परियोजनाएं दी हैं जो संयुक्त परियोजनाएं हैं। इनमें से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत भूटान की सम्मिलित परियोजनाएं नहीं है, यानी भारत भूटान की जो नहीं है केवल हमको उनको छांटना है। तो इसमें जो है अगर देखें तो टनकपुर परियोजना और पंचेश्वर परियोजना, ये दोनों भारत की किसके साथ है, नेपाल के साथ है। और संकोस और चुरवा परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं भूटान के साथ में है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। 2 और 3 जो है भूटान के साथ हमारी संयुक्त परियोजना नहीं है। इसको हम देख लेते हैं। संकोस परियोजना भारत भूटान के साथ है और इसका नाम क्यों पड़ा है, संकोस नदी पर है ये। चुरवा परियोजना ये भारत भूटान के बीच में है, वांगचू नदी पर। ताला परियोजना भूटान और भारत के बीच में है, वांगचू नदी पर है ये। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल की है, महाकाली नदी पर है। शारदा बैराज परियोजना भारत नेपाल के मध्य है, काली नदी पर। टनकपुर परियोजना भारत नेपाल पर स्थित है, महाकाली नदी पर। और कोसी परियोजना ये भी भारत नेपाल के बीच में है, कोसी नदी पर ये स्थापित है। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज है जिसकी प्राप्ति धारवाड़ क्रम की सिस्ट एवं फाइलाइट शैलों के सिराओं से होता है। ये तो खनिज हो गया और इसके बारे में 4 विशेषताएं हैं। इंजीनियरिंग, कैलिको प्रिंटिंग तथा रंगाई में प्रयुक्त होता है ये। विद्युतीय उद्योगों तथा बर्तन बनाने में अधिकांशतः इसका प्रयोग किया जाता है। टिन में मिश्रित करने पर ये कांसा और जस्ते में मिलाने पर ये पीतल बनता है। ये सबसे बड़ा हिंट है आपके लिए। उसके बाद चैल्कोपायराइट, चैल्कोसाइट और बोरनाइट के सल्फाइड के रूप में ये प्राप्त होता है। तो
तो इतनी सारी विशेषताएं आपके सामने हैं। अब आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि ये कौन सा खनिज है। ये है तांबा, कॉपर। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तांबे की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की शिस्ट एवं फाइलाइट शैलों की सिराओं से होता है। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका प्रयोग कई व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में किया जाता है। इसे टिन में मिश्रित करने पर कांसा या ब्राउन्ज और जस्ते में यानी जिंक में मिश्रित करने पर पीतल बनाया जाता है। विद्युतीय उद्योगों तथा बर्तन बनाने में भी जो है तांबे का प्रयोग बड़े स्तर पे होता है। ये कैलिको प्रिंटिंग, इंजीनियरिंग तथा रंगाई में भी प्रयोग होता है। प्रकृति में तांबा खनिज धातु विविध रूपों में मिलता है, जैसे यूप्राइट के ऑक्साइड के रूप में, चैल्कोपायराइट, चैल्कोसाइट तथा बोर्नाइट के सल्फेट के रूप में। ये सभी जो है इसके अयस्कों के नाम हैं। मैचोलाइट एवं एजुराइट के कार्बोनेट के रूप में भी ये पाया जाता है। और IMYB 2017 के अनुसार तांबा उत्पादन की दृष्टि से 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं, इसको याद रखिएगा। अभी तक का जो है ये नवीनतम डेटा है। तो तांबा उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य हैं। सबसे पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और झारखंड। ये टॉप 3 स्टेट हो गए उत्पादन की दृष्टि से। और भंडारण भी पूछा जाता है, तो भंडारण की दृष्टि से तांबे में शीर्ष है राजस्थान, 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पे झारखंड है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश जो है भंडारण में भले तीसरे नंबर पे हो लेकिन उत्पादन में पहले नंबर पे है। राजस्थान दूसरे नंबर पे है और झारखंड जो है तीसरे नंबर पर है उत्पादन में। इसी से जुड़ा हुआ कोयला का भी देख लेते हैं। कोयला भी काफ़ी पूछा जाता है खनिजों में, उत्पादन भंडारण में। तो कोयले का जो है अगर हम संचित भंडार की बात करें भारत की, तो झारखंड जो है टॉप पर है, नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। ये सभी जो है लेटेस्ट डाटा है जो 2017-18 की जो है खनिज की रिपोर्ट के आधार पर है। उत्पादन की बात करें तो उड़ीसा जो है खनिज कोयला उत्पादन में नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे, झारखंड तीसरे नंबर पर। भारत में कोयले की कुल खानें 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 476 थी। और राज्यवार कोयले की कुल खानें तो सबसे ज़्यादा खान है झारखंड में 132, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल जहाँ 76 खानें हैं और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश जहाँ 64 खान हैं। अब कोयला और लिग्नाइट वर्ष 2017 जो है वर्ल्ड लेवल का यानी ग्लोबल प्रोडक्शन और रिजर्व का डाटा देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिजर्व या संचित भंडार जो है USA में सर्वाधिक है कोयले का, उसके बाद रूस में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। उत्पादन में चाइना टॉप पर है, इंडिया दूसरे नंबर पे है ये, और तीसरे नंबर पर USA है। तो ये क्रम याद रखिएगा। अब कोयले की ही किस्म लिग्नाइट है, 2017 जो है भारत में इसका देख लेते हैं कि भंडार और उत्पादन में कौन सा है। ये केवल लिग्नाइट का है। तो इसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक भंडार है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर गुजरात। उत्पादन में भी तमिलनाडु ही सबसे टॉप पर है, यानी लिग्नाइट में तमिलनाडु ही जो है भंडारण और उत्पादन दोनों में 1 नंबर पे है, टॉप पर है। फिर उत्पादन में दूसरे नंबर पे गुजरात आ गया, तीसरे नंबर पर राजस्थान आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे। ये युग्म दिए हुए हैं 3 युग्म, इनका हमको देखना है कि ये सुमेलित हैं या नहीं हैं और कौन कौन से इसमें से सुमेलित हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही दिया है। इसको जो है हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। और उष्णकटिबंध को जो है हम टॉरिड जोन भी कहते हैं। फिर कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है ये उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? द नॉर्थ फ्रीजिड जोन और नॉर्थ पोलर रीजन। तो ये उत्तरी शीत कटिबंध ना कहला के क्या कहलाता है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, इसलिए 2 गलत दिया हुआ है। और उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी जो नॉर्थ पोल का जो सर्किल है और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र जो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध को द नॉर्थ टेम्परेट जोन और नॉर्थ सेमी ट्रॉपिक जोन और नॉर्थ सब ट्रॉपिक जोन भी कहते हैं। तो 2 और 3 जो है ये युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 1 इसमें से सुमेलित हैं। अब इसके बारे में थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं, तब आप इसको और क्लियरली समझ जाएंगे। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के मध्य सभी अक्षांशों
पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर होता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे ही उष्णकटिबंध या टॉरिड जोन कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर पर सीधा नहीं होता है। ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान कैसा रहता है? मध्यम रहता है, मीडियम तापमान रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र को जो है शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में और दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है काफ़ी ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज के ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है और इस क्षेत्र को ऊष्मा कम मिलती है। इसीलिए ये जो है शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन कहलाते हैं। इसको थोड़ा सा इस डायग्राम से समझिए अगर आपको जो है नहीं समझ में आया हो तो। ये देखिए विषुवत रेखा है जो बीचों बीच में जाती है, 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं। इसके ऊपर कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी पर जो है मकर रेखा होती है और 23.5 उत्तरी अक्षांश पर जो है कर्क रेखा स्थित होती है। इसके ऊपर हम बढ़ते हैं तो 66.5 पर जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त आ जाता है और इसके ऊपर का जो भाग होता है उसको उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। लेकिन कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। और इसी तरह से साउथ टेम्परेट जोन जो है मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र हो जाता है। और ध्रुव का जो वृत्त होता है, चाहे वो दक्षिणी हो चाहे उत्तरी हो, उसको हम दक्षिणी में दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे और उत्तरी में उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे। तो अब आप जो है इन कटिबंध को जो है समझ गए होंगे। तो उत्तरी शीत कटिबंध जो है क्या है? ध्रुवी वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल के उत्तर का क्षेत्र, जो मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको, ये आर्कटिक सर्कल है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है ये क्या है? ये उत्तरी शीत कटिबंध है और इस उत्तरी ध्रुव जो है इसका केंद्र होता है। इसी तरह से उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्या हुआ? उत्तरी ध्रुवी वृत्त और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र। फिर से देखिए, उत्तरी ध्रुवी वृत्त और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र, ये जो मैं लाइंस क्रॉस कर रहा हूँ ये वाला क्षेत्र जो है। इसके बाद जो है उष्ण कटिबंध जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। तो कर्क रेखा और मकर रेखा ये जो है क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। ट्रॉपिक जोन या टॉरिड जोन के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर इसी प्रकार से जैसे उत्तरी था उसी तरह से दक्षिणी है, बस उसमें नाम का अंतर हो गया। तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवी वृत्त के बीच का क्षेत्र हो गया और दक्षिणी शीत कटिबंध जो है ये दक्षिण ध्रुवी वृत्त के दक्षिण का क्षेत्र और इसका क्षेत्र जो है केंद्र जो है ये दक्षिणी ध्रुव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें कौन से वक्तव्य सही हैं, कौन से जो है कथन सही हैं ये हमको बताना है। गल्फ स्ट्रीम एक धरातलीय धारा है, बिल्कुल गलत है क्योंकि एक ऐसी धारा है, एक समुद्री धारा है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग जो है क्या है? प्रशांत महासागर है, बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा जो है जल इसी में है। उसके बाद सारगैसो सागर उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। इसके बारे में भी थोड़ा हम डिटेल में भी देखेंगे क्योंकि बार बार इस तरह का प्रश्न आता है। तो पहले तो उत्तर क्या हुआ हमारा? केवल 2 सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गल्फ स्ट्रीम एक धरातली धारा होकर ना हो, एक गर्म महासागरीय धारा है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। इसकी खोज 1513 में पॉन्स द लियोन ने की थी। इसके बाद पृथ्वी पर 4 प्रमुख महासागर हैं, ये आप जानते हैं। प्रशांत महासागर जिसको हम पैसिफिक ओशन कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका जो हो क्षेत्रफल है वो 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आ जाता है अटलांटिक जो है 106.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पर इंडियन ओशन या हिंद महासागर 73.6
मिलियन वर्ग किलोमीटर, और अंटार्कटिक महासागर जो है इसका जो है क्षेत्रफल बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं नापा जा सकता, क्योंकि कभी ये पूरा जमा होता है, कभी यहाँ पर जो है पानी होता है। तो इसको एक रेंज के रूप में प्रकट करते हैं, 2.6 टू 18.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इससे स्पष्ट है कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग जो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन है। सारगैसो सी या सारगैसो सागर अपनी विशिष्ट समुद्री वनस्पति के लिए जाना जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में किसकी शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप नहीं दिया हुआ है? तो उसमें कई सारे शपथ के प्रारूप दिए हुए हैं। अनुसूची 3 जो है शपथ से ही संबंधित होती है। इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक पदाधिकारी ऐसा देखना है जिसकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? भारत के राष्ट्रपति। इनका जो है कहाँ मिलता है? इनका जो शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है, ना कि अनुसूची 3 में। अब अनुसूची 3 में कौन कौन लोग आते हैं? तो संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, किसी भी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित के अभ्यर्थी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अनुसूची 3 में इनकी शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। और जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है अनुसूची 3 में न होकर अनुच्छेद 60 में उसके बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं और अंत में दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर दीजिए। यानी इसको हमको इनके गठन के वर्ष के अनुसार जो है एक कालक्रम में लगाना है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? अभी हम सारे राज्यों का स्थापना वर्ष भी देख लेंगे, पहले हम सही उत्तर की बात कर लें। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सबसे पहले जो है इनमें से गुजरात का गठन हुआ था 1960 में। फिर चौथे नंबर पर जो हिमाचल प्रदेश है इसका गठन हुआ था, ये कब हुआ था? 1971 में। इसके बाद जो है किसका गठन हुआ? इसके बाद त्रिपुरा का गठन हुआ। त्रिपुरा के बाद सबसे लास्ट में गोवा का गठन हुआ। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब इनकी स्थापना वर्ष के साथ देख लेते हैं सभी राज्यों को। आंध्र प्रदेश सबसे पहले गठित हुआ था जो है आज़ाद भारत में 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात उसके बाद 1 मई 1960 को। फिर नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय 21 जनवरी 1972। मणिपुर 21 जनवरी 1972। ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं और 3 राज्य एक साथ ही हुए थे। उसके बाद त्रिपुरा भी इसी श्रेणी में है। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। फिर सिक्किम का गठन हुआ 16 मई 1975 को। उसके बाद मिजोरम का 20 मई 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987 को। उसके बाद जो नवीनतम राज्य हैं छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना जो अभी तक का सबसे नवीनतम राज्य है 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले 2 कथन दिए हुए हैं 1 और 2। इनमें से देखना है कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा इको मार्क का आरंभ किया गया है। ये उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी इको फ्रेंडली हो, उनको इको मार्क दिया जाता है। तो क्या ये कथन सही है? तो ये कथन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा कथन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग मसानोबु फुकुओका ने किया था। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि एजी टेंसले के द्वारा जो है सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म को क्वाइन किया गया था या बोला गया था। तो ए ऑप्शन सही होगा, ए सही, दूसरा गलत। इको मार्क एक प्रकार का गारंटी चिन्ह होता है जो उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व सम्मानजनक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। और बताते चलें कि जापानी किसान एवं दार्शनिक
मसानोबु फुकुओवा, इनका नाम आया है हमारे प्रश्न में, को प्राकृतिक कृषि यानी नेचुरल एग्रीकल्चर का अन्वेषक माना जाता है और उन्हीं के नाम पर इस कृषि पद्धति को फुकुओवा विधि कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में यानी फूड चेन में विभिन्न घटकों का क्रम नीचे दिया हुआ है। घास, टिड्डा, मेढक और सर्प, यानी सब एक दूसरे पे डिपेंड है। घास को किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डे को मेढक खा गया और मेढक को जो है सांप खा गया। तो इसके आधार पर सूची और 1 और 2 को हमको सुमेलित करना है। तो इसमें कौन क्या है, किसका क्या रोल है, ये हमको देखना है। टिड्डा यहाँ पर क्या है? टिड्डा जो है सबसे पहले घास को खा रहा है, यानी सबसे पहले जो है उत्पादक पर डिपेंड हो रहा है, इसलिए क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद सांप की बात करें तो सांप क्या है? सांप जो है टर्सरी कंज्यूमर है, तृतीयक उपभोक्ता है। घास क्या है? घास जो है हरी होती है, पौधा होता है, तो ये उत्पादक हो गया, प्रोड्यूसर। और मेढक क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है या द्वितीयक उपभोक्ता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या सही हुआ? डी ऑप्शन हमारा सही हुआ। ये यहाँ पर क्रम दिया हुआ है। घास उत्पादक हो गया, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता और सांप जो है तृतीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो एक एक करके हम कथन का परीक्षण करते हैं। भारत की गिनती जननांकीय लाभांश, जननांकीय लाभांश क्या? यानी जनसंख्या से जो किसी देश को लाभांश मिलता है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में जो है भारत की गिनती की जाती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर 15 से 64 वर्ष की जो आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या है वो अधिक है। तो पहला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ बनती, क्योंकि ये जो है अनुपजाऊ या अनप्रोडक्टिव जनसंख्या होती है, तो इसलिए दूसरा कथन भी सही हो गया। तीसरा है जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए एकमात्र ये उपाय है कि भारत को उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन का पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण कर देना चाहिए। तो ये जो है कोई भी तर्क इसको नहीं माना जा सकता। तो केवल 3 जो है इसमें गलत हैं और 1 और 2 कथन सही हैं। भारत में 15 से 64 आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या अधिक है, इसलिए इसकी गिनती जननांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। किसी भी देश में निरक्षर तथा अस्वस्थ जनसंख्या उस देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, क्योंकि वही साक्षर व स्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था में सकारात्मक भूमिका निभाने वाली परिसंपत्तियां यानी एसेट्स होते हैं। जननांकीय लाभांश से आशय किसी देश की कार्यशील जनसंख्या से होता है। भारत में 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आती है, परंतु जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करना तभी संभव हो पाएगा जब यह जनसंख्या समूह रोजगार में संलग्न हो, यानी ये प्रोडक्टिव हो, और उच्च शिक्षा का निजीकरण कर देना इसका कोई भी विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं में कौन सा कारक इनमें से सम्मिलित है? साक्षरता, रहन सहन का स्तर और आयु संरचना, इनमें तीनों में से हमको देखना है कि जननांकीय विशेषताओं में कौन कौन से सम्मिलित हैं। साक्षरता और आयु संरचना ये 2 सम्मिलित हैं, रहन सहन का स्तर इससे संबंधित नहीं होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जनसंख्या का जननांकीय विशेषताओं में निम्नलिखित कारक शामिल होते हैं। अब जीवन प्रत्याशा हो गई, जनसंख्या घनत्व हो गया, साक्षरता हो गया, लिंगानुपात हो गया, आयु की संरचना होगी और ग्रामीण शहरी जनसंख्या इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के अंतर्गत शामिल हैं? तो एमएसपी में जो है काफ़ी सारी फसलें शामिल होती हैं, इनमें से कौन सी हैं जो शामिल है ये आपको बताना है। तो अगर आप जो है एमएसपी का डॉक्यूमेंट कभी पढ़ते होंगे तो उसमें जो है बहुत सारी फसलों के नाम होते हैं। तो गेहूं, कपास, जौ और काला तिल ये चारों ही जो है एमएसपी में आते हैं। भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको सीएसीपी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस सेज, इसकी सिफारिश के आधार पर कुछ फसलों की बुआई के प्रारंभ में न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, इसकी घोषणा की जाती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है किसानों को
उस फसल के संदर्भ में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सार्वजनिक वितरण के लिए अनाज उत्पादन का क्रय करना है। इसमें रबी की 6 फसलें गेहूं, जौ, चना, कुसुम, सफ़ेद और पीली सरसों और मसूर शामिल हैं। खरीफ की इसमें बहुत सारी फसलें होती हैं, 14 फसलें शामिल हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंग, अरहर, सोयाबीन, कच्ची मूंगफली, उड़द, सूरजमुखी, तिल, काला तिल और कपास, ये सभी जो है इसमें शामिल हैं। और इसके अंतर्गत 2 वाणिज्यिक फसलें जूट व कोपरा भी शामिल है। तो अभी रिसेंटली जो है 2020-21 के खरीफ के लिए मूल्य निर्धारण हुआ है एमएसपी का जो है, तो देख लेते हैं एक बार जो है प्रति कुंटल की दर से एमएसपी क्या निर्धारित की गई है। तो सामान्य जो ग्रेड का धान है, सामान्य धान, ये 1868 रुपये इसका एमएसपी निर्धारित किया गया है। ए ग्रेड का धान जो उच्च श्रेणी का माना जाता है उसके लिए 1888, हाइब्रिड ज्वार के लिए 2620, ज्वार जो साधारण होता है 2640, बाजरा 2150, रागी 3295, मक्का 1850। उसके अलावा अरहर के लिए एमएसपी ये 6000 रुपये, मूंग के लिए 7196, उड़द के लिए 6000, मूंगफली के लिए 5275, सूरजमुखी के बीजों के लिए 5885, सोयाबीन 3880, तिल का जो है 6855 रुपये, राम तिल का 6695 रुपये, कपास जो मध्यम रेशा होता है 5515 रुपये और लंबे रेशे वाला कपास जो है 5825 रुपये। ये जो है नई एमएसपी की कीमतें जो है वर्ष 2020-21 खरीफ के लिए जो है जारी की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? कई बार इस तरह का प्रश्न आया है, क्रम लगाने का और बाकी इस तरह से कई बार पूछा जा चुका है। तो नाबार्ड की स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए, 12 जुलाई 1982 को स्थापना इसकी हुई थी। संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्य क्रियाकलाप पुनर्वित्त प्रदान करना है और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से सही हैं ये हमको बताना है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा सरकार में देश में वस्तु एवं सेवा को लागू किया है। तो ये 101वां ही संविधान संशोधन था, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है, वो कौन होता है? वो भारत का वित्त मंत्री होता है। जीएसटी एक बहुचरणीय कर है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 3 कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल यानी विधेयक को 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था और इसे 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की संस्तुति प्राप्त हो गई थी। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था 2014 में और 101वां संविधान संशोधन किया गया फाइनली, जिसके तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी और इसके अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी एक बहुचरणीय कर है जो वस्तु के निर्माण से लेकर उपभोग तक हर चरण पर लगता है। यह बहुस्तरीय संग्रहण विधि का अनुसरण करने वाला एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति कुछ दिए हुए हैं और उनसे संबंधित पुस्तकें, यानी उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं इसका हमको सुमेलन करना है। तो ये सभी बहुत फेमस हस्तियां हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने क्या लिखी थी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। फिर एम विश्वेश्वरैया, इनके द्वारा क्या लिखा गया था? इनके द्वारा द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अमर्त्य सेन, ये भी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनके द्वारा क्या लिखा गया था? गरीबी और अकाल।
और B.H. बॉर्डन पॉवेल के द्वारा द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर से देख लीजिए एक बार रिवाइज करके। जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट इन मनी। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अमृत सेन के द्वारा गरीबी और अकाल। B.H. बॉर्डन पॉवेल के द्वारा द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। आपने पिछली रात एक सुंदर सपना देखा था, परंतु अपनी स्मृति यानी मेमोरी पर बार बार जोर डालने पर भी आप इस सपने को याद नहीं कर पा रहे हैं। तो आप में किस विटामिन की कमी हो सकती है? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपके देखे गए सपने को याद रखने में सहायक होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस विटामिन का क्या नाम है? विटामिन B6, जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। सपनों को याद रखने में विटामिन B6 सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। दूध, ईस्ट, अनाज व मांस इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, एनीमिया जैसे लक्षण, चर्म रोग व पेशी ऐंठन जैसे रोग हो जाते हैं। अब कुछ विटामिन जो महत्वपूर्ण हैं उनको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से रतौंधी सबसे प्रमुख रोग है। जीरोप्थैल्मिया संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। और उसके स्रोत जो है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत का तेल। विटामिन B1, जिसको थायमिन कहते हैं, इससे बेरी सबसे प्रमुख रोग होता है और साथ में जो है शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इससे किलोसिस नामक रोग हो जाता है जो होंठों के फटने से संबंधित होता है। विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, इससे पेलाग्रा होता है जो कि एक चर्म रोग होता है, स्किन का जो है डिजीज़ है ये। विटामिन B5 पैंटोथिनिक एसिड, इससे चर्म रोग वृद्धि कम हो जाती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन B6, इससे जो है एनीमिया जैसा हो जाता है, चर्म रोग या पेशी ऐंठन, और सपनों को याद रखने में ये सहायक होता है। विटामिन B7, जिसको बायोटिन कहते हैं, इससे चर्म रोग, बालों का झगड़ा हो जाता है कमी से। विटामिन B9 फोलिक एसिड, इससे भी जो है रक्त क्षीणता, एनीमिया और कुंठित वृद्धि यानी रिटार्डेड ग्रोथ होती है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, इससे जो है परनीसियस एनीमिया हो जाता है और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी हो जाता है इससे। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इससे जो है सूखा रोग हो जाता है जिसको रिकेट्स कहते हैं और ऑस्टियोमैलिशिया भी हो जाता है। विटामिन E टोकोफेरॉल, इससे जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी होती है। विटामिन K नैप्थोक्यूनोन, इससे जो है चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने पाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विषाणु को क्रिस्टल के रूप में यानी वायरस को क्रिस्टलाइज करके संश्लेषित किया था और उसे एक प्रोटीन माना था? इस कार्य के लिए उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये कौन से जो है खोजकर्ता हैं जिन्होंने जो है विषाणु का सबसे पहला जो है क्रिस्टलाइजेशन किया था प्रयोगशाला में? तो ये हैं W स्टैनले। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा और उन्हें जो है 1946 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बाकी जो विकल्प दिए थे उनके बारे में देखते हैं। रीड जो वैज्ञानिक, उन्होंने येलो फीवर वायरस की खोज की थी। पापर ने पोलियो वायरस की खोज की थी। बाउडेन ने विषाणु में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिए हुए हैं 2, इनमें से देखना है कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। आकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन तथा जलों के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण समुद्र नीला दिखता है। तो समुद्र के नीले दिखने का कारण जो है, एक तो आकाश का परावर्तन होता है, दूसरा जो है प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन होता है जो जल के कणों के द्वारा होता है। तो पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, यानी जो भी रंग परावर्तित होकर हमारी आंख पे आते हैं उसी कलर का हमको वो चीज़ दिखती है। तो कथन 2 भी जो है सही है। तो दोनों ही कथन जो है यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 में कुछ जो है वैज्ञानिक खोजें दी हैं, कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ तत्व दिए हैं। सूची 2 में खोजकर्ता दिए हैं। इनको हमको आपस में सुमेलन करना है।
क्वांटम थ्योरी या क्वांटम सिद्धांत किसने खोजा था? ये जो है मैक्स प्लांक के द्वारा खोजा गया था। इसके बाद चलते हैं तो थोरियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। पोटेशियम की खोज डेवी के द्वारा की गई थी और पॉजिट्रॉन की खोज जो है कार्ल एंडरसन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हुआ। फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और पॉजिट्रॉन की कार्ल एंडरसन ने की थी। ये सभी बहुत पूछा जाता है। क्वांटम थ्योरी या क्वांटम सिद्धांत ये मैक्स प्लैंक के द्वारा खोजा गया था। पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ के द्वारा। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। मेसॉन कणों की खोज युकावा ने की थी। परमाणु का सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। रेडियो एक्टिविटी जो है रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दी थी। हीलियम की खोज जो है लेकेयर के द्वारा की गई थी। रेडियम की खोज जो है क्यूरी जो दंपत्ति थे पति पत्नी उनके द्वारा की गई थी। थोरियम की खोज बर्जीलियस ने। सोडियम पोटेशियम डेविड ने। यूरेनियम की खोज क्लेप्रोथ ने। हाइड्रोजन की खोज जो है कैवेंडिश के द्वारा। ऑर्गन की रैमजे और रैले ने। और नाइट्रोजन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी यानी जो मूल रचना है ये उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में रखी गई है? तो जो प्राचीनतम पोथी है पद्मावत की वो कहाँ रखी गई है? उत्तर प्रदेश में है निश्चित रूप से। और कहाँ पर है ये? राजकीय संग्रहालय स्टेट म्यूजियम लखनऊ में रखी गई है। 1863 में स्थापित राजकीय संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत देवनागरी लिपि में लिखी गई थी और प्राचीनतम पोथी इसकी लखनऊ के इसी संग्रहालय में रखी हुई है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संग्रहालय देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। तो राजकीय संग्रहालय ये जो है 1863 में स्थापित हुआ था, लखनऊ में है। मथुरा में संग्रहालय है, ये मथुरा में ही है, 1874 का है ये। सारनाथ संग्रहालय 1904 में सारनाथ में। भारत कला भवन संग्रहालय कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ये वाराणसी में है। इलाहाबाद संग्रहालय 1931 में स्थापित है, प्रयागराज इलाहाबाद में है। राहुल संग्रहालय 1957 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। बाल संग्रहालय ये 1957 में स्थापित हुआ था लखनऊ में। कभी आप आएँ तो चारबाग स्टेशन के ठीक सामने ये बना हुआ है। आबाई स्मारक पंचाल संग्रहालय ये 1974-75 में बरेली में स्थापित हुआ था। लोक कला संग्रहालय 1989 में लखनऊ में। जनपदीय संग्रहालय 1990 सुल्तानपुर। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय 1996 कन्नौज। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय इम्पॉर्टेंट है मेरठ में 1997। और राजकीय जैन संग्रहालय ये भी पूछा जा चुका है, 2002 में स्थापित हुआ था मथुरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी इसमें से केवल एक कथन सही है और आपको सही कथन जो है इसमें बताना है। तो पहला कथन क्या है? उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जनपद में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये द्रविड़ शैली में है। तो ये द्रविड़ शैली में नहीं है, ये किस शैली में है? बेसर शैली में। तो पहला कथन तो गलत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का में भित्ति चित्र चित्रित करने का श्रेय जगन्नाथ मुरलीधर को जाता है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। तीसरा कथन निश्चित रूप से गलत है और सभी का हम स्पष्टीकरण देख लेते हैं कौन सा क्यों गलत है। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जो प्राचीन झांसी जनपद स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन शासकों द्वारा बनवाया गया था और ये बेसर शैली में निर्मित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भित्ति चित्र जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने चित्रित किए हैं। उत्तर प्रदेश में मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र लखनऊ ना होकर क्या था? आगरा था। आगरा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, चपचार कूट महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो चपचार कूट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चपचार कूट महोत्सव फरवरी मार्च महीने में मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला प्रश्न, शब्द ध्वनि ग्राफिक्स तथा एनिमेशन
का एक संपादित होना जो है मल्टीमीडिया कहलाता है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है? तो शिक्षा और प्रशिक्षण देने में बिल्कुल मल्टीमीडिया यूज होता है। मनोरंजन में भी मल्टीमीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग है। व्यापार में भी होता है और विज्ञान में भी होता है। तो इस तरह से सभी क्षेत्रों में मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। इसके लिए निम्न हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आवश्यक हैं। कौन कौन से, इसको जान लीजिए। ग्राफिक्स एक्सेलरेटर कार्ड यानी ग्राफिक एक्सेलरेटर कार्ड, साउंड कार्ड चाहिए, माइक्रोफोन व कैमरा चाहिए, CD रोम ड्राइव चाहिए, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये सभी जो है किसी भी मल्टीमीडिया को डेवलप करने के लिए सहायक उपकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन खेलों में क्रमशः बटरफ्लाई व चेकमेट शब्दों का प्रयोग होता है? तो थोड़ा सा आप सोचेंगे तो बिल्कुल सही आप नतीजे पे पहुंच जाएंगे। चेकमेट तो बहुत आराम से आप जानते हैं कि चेक किस में बोला जाता है। तो चेकमेट जो है शतरंज से संबंधित है। तो ये आपने 2 को आइडेंटिफाई कर लिया। उत्तर आपका जो है C या D में से होना चाहिए। अब बटरफ्लाई क्या होता है? बटरफ्लाई की स्ट्रोक होता है तैराकी में। तो C ऑप्शन आपका जो है सही हो गया। जो खेल हैं उनसे संबंधित कुछ शब्दावली देख लेते हैं। जी के सेक्शन में इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। क्रिकेट में चाइना मैन, गुगली, सैंडरीज। हॉकी में बुली, स्कूप, ड्रिबल, ड्री, ये सब जो है शब्द बोले जाते हैं। शतरंज में चेकमेट, गैम्बियट, फिडे, नाइट। फुटबॉल में थ्रो इन, फ्लैग, ड्रिबल, बुकिंग। लॉन टेनिस में ड्यूस, कोर्ट, डबल स्मैश, फॉल्ट। गोल्फ में आयरन, टी कैडी, जिग्गर। मुक्केबाजी में नॉकआउट, डाउन, बेल्ट, ब्लो, पंच। ब्रिज में स्लैम, ग्रैंड स्लैम, डमी। फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई, ये सभी तैराकी में जो है यूज किए जाते हैं। बेसबॉल में होम रन, डायमंड, पिच। खो खो में चेंज, चेजर, कॉसलेन, एक्टिव। बैडमिंटन में डबल डच, स्मैश, लव, नेट, ड्यूस। वॉलीबॉल में डबल हिट, स्मैश और फॉल्ट। इसमें से स्मैश शब्द जो है कई बार पूछा गया है, लेकिन स्मैश आप ध्यान रखिएगा कई खेलों में यूज़ किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 का हमको मिलान करना है, देखना है कौन सा जो है इसमें से सही है सुमेलन। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, SBI है। इसके बाद हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये है RBL यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड। फिर कार्डलेस निकासी सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? ये कौन सा है? ICICI बैंक। ये भी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया भी है। इसके बाद KYC की सुविधा ऑनलाइन प्रदान करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा है? D ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। विगत दिनों में चर्चा में रहे कुछ IIT संस्थान व वे किस कारण से चर्चा में रहे, इनके संदर्भ में सही युग्मों की हमको पहचान करनी है। IIT हैदराबाद के बारे में क्या चर्चा रही? दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन बेस्ड सिस्टम विकसित करने वाला प्रथम संस्थान ये है, बिल्कुल सही है। IIT गुवाहाटी दुनिया का पहला भारतीय ब्रेन एटलस विकसित करने वाला संस्थान, गलत है ये, अभी आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। फिर IIT खड़गपुर बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए केयर फॉर यू नामक एप्लीकेशन विकसित करने वाला संस्थान है, तो ये तीसरा तो बिल्कुल सही। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? C ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का पहला भारतीय ब्रेन एटलस विकसित किया गया है, ना कि IIT गुवाहाटी के द्वारा। अब कुछ और जो IITs चर्चा में रहे, नकली मुद्रा का पता लगाने के लिए IIT खड़गपुर के छात्रों ने एक इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का विकास किया है। IIT हैदराबाद ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में एक पूर्ण स्नातक का कार्यक्रम शुरू किया है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने बिना लैब टेस्ट के बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। और गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 के अवसर पर IIT बॉम्बे ने ग्लोबल स्टूडेंट सोलर असेंबली का आयोजन किया था। 2019 में जारी किए गए एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। उसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर और
तीसरे स्थान पर जो है आईआईटी बेंगलोर व आईआईटी दिल्ली थे। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। और भारत का पहला स्टैंडिंग व्हील चेयर आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। कुछ वेंटिलेटर्स जो है कोविड-19 की समस्या में बनाए गए हैं आईआईटीज़ के द्वारा, जिनका नाम है प्राणवायु। प्राणवायु डेवलप किया है आईआईटी रुड़की ने, रूहदार विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने, और जीवन लाइट विकसित किया है आईआईटी हैदराबाद ने। 30वां प्रश्न देखते हैं, विशाखापट्टनम के पास एलपीजी पॉलीमर्स प्लांट में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो अभी ये दुखद घटना कुछ दिन पहले ही घटी है। तो ये कौन सी गैस थी जिसके कारण जो है रिसाव हुआ और लोगों की मृत्यु हुई? इसका नाम था स्टायरिन गैस। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। स्टायरिन गैस जो है एक गंधहीन रंगहीन पॉलीमर कंपाउंड है जिसका प्रयोग पॉलीमर व प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। ये बहुत तेज़ी से हवा में फैलती है। ये गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्टायरिन डाइऑक्साइड बना लेती है जो कि बेहद खतरनाक होती है। इस गैस से कैंसर फैलने का भी खतरा बना रहता है। ये गैस श्वसन प्रणाली को भी प्रभावित करती है तथा छाती की तकलीफ, हांफने व घबराहट का कारण बनती है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस सेगमेंट में हमने 30 प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या सहित हल किया। मिलते हैं अगली सीरीज में। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।